हेलो बच्चों, थंबनेल के अकॉर्डिंग आज का टॉपिक आपके आगे हम रखने वाले हैं केमिकल बॉन्डिंग। अगर वीडियो आपने खोला तो कम से कम ये वीडियो को आपको जरूर कंप्लीट देखना होगा। अगर आपका संबंध क्लास 11th या 12 या केमिकल बॉन्डिंग से है या बॉन्डिंग के बारे में आप जानना चाहते हैं कि केमिकल बॉन्डिंग होता क्या है, कोई केमिकल बॉन्डिंग क्यों करता है, तो कृपया वीडियो को स्किप आप ना करें, क्योंकि बॉन्डिंग के बारे में काफ़ी बेसिक बात इसमें बात करने वाला हूं और काफ़ी अंदर तक का बात मैं करूंगा। केमिकल बॉन्डिंग होता क्या है, चलिए हम सीधे बात करते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा कंटेंट हम रखें और टाइम आपको हम 15, 20, 25 मिनट में सारा देना चाहते हैं। तो बात करते हैं कोई भी कंपाउंड, जैसे H2O एक कंपाउंड है, CH4 मीथेन एक कंपाउंड है, ग्लूकोज एक कंपाउंड है, शुगर एक कंपाउंड है। तो किसी भी कंपाउंड, कोई भी कंपाउंड जो बना होता है एलिमेंट से मिलकर बना होता है, जैसे हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, ये सब हमारा एक एलिमेंट हो गया। तो जब दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट आपस में एक निश्चित अनुपात में मिलता है, डिफरेंट रेशियो में मिलता है, तो कंपाउंड बनाता है। तो किसी कंपाउंड में एलिमेंटों के बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, वंस अगेन, किसी कंपाउंड में एलिमेंटों के बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, इसको केमिकल बॉन्डिंग कहते हैं। या किसी मॉलिक्यूल्स में एटम्स के बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, इसको केमिकल बॉन्डिंग कहते हैं। या हिंदी में अगर आप सुन रहे हैं तो किसी अणु में परमाणुओं के बीच, क्योंकि अणु बनता है परमाणु से, मॉलिक्यूल्स बनता है एटम से, कंपाउंड बनता है एलिमेंट से। तो एक कंपाउंड में एलिमेंटों के बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, या किसी मॉलिक्यूल्स में एटम्स के बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, या किसी अणु में परमाणु के बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, दिस इज कॉल्ड केमिकल बॉन्डिंग। तो हम लोग सीधे देखते हैं केमिकल बॉन्डिंग है क्या। आइए, केमिकल बॉन्डिंग, रासायनिक बंधन, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विच बाइंड द एटम्स इन मॉलिक्यूल्स। किसी मॉलिक्यूल्स में एटम के बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जिससे वो बंधा हुआ है, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विच बाइंड द एलिमेंट इन कंपाउंड। किसी कंपाउंड में एलिमेंट के बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विच बाइंड द परमाणु इन अणु। किसी अणु में परमाणु के बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इट इज कॉल्ड केमिकल बॉन्डिंग। कुछ एग्जांपल से आपको हम दिखाते हैं। जैसे अगर बात करें कंपाउंड का, या बात करें मॉलिक्यूल्स का, या हिंदी में बात करें अणु का, तो H2 एक कंपाउंड है या मॉलिक्यूल्स है। H2O एक कंपाउंड है या मॉलिक्यूल्स है। अमोनिया, मीथेन, PCl5, SF6, IF7, बेंजीन, ये आपका शुगर, और एक रखा मैंने पॉलीथीन, सब एक कंपाउंड है, सब एक मॉलिक्यूल्स है, सब एक अणु है। तो अगर इस कंपाउंड में बात करें तो एलिमेंट, अगर कंपाउंड का बात करेंगे तो एलिमेंट, या मॉलिक्यूल्स का बात करेंगे तो एटम, या अणु का बात करेंगे तो परमाणु। तो H2 वाले कंपाउंड में, हाइड्रोजन के एक कंपाउंड में एलिमेंट कितने हैं? 2। वाटर में एलिमेंट कितने हैं? 3। वाटर में एलिमेंट कितने हैं? वाटर के कंपाउंड में एलिमेंट कितने हैं? या वाटर के मॉलिक्यूल्स में एटम्स कितने हैं? तो 3। अमोनिया में 4, मीथेन में 5, PCl5 में 6, SF6 में 7, IF7 में 7, बेंजीन में 12, शुगर में 45, पॉलीथीन में N। तो आखिर ये 2 एलिमेंट के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा तभी तो H2 बना। ये 3 एलिमेंट के बीच में कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा तभी तो वाटर का एक कंपाउंड बना। ये 4 एलिमेंट के बीच में कुछ ना कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा तभी तो अमोनिया बना। तो एलिमेंटों के बीच, या एटम्स के बीच, या परमाणु के बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जिससे वो बंधा हुआ है, दिस इज कॉल्ड केमिकल बॉन्डिंग। तो लास्ट में सुनते हैं, किसी कंपाउंड में एलिमेंटों के बीच लगे हुए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को, या किसी मॉलिक्यूल्स में एटम्स के बीच लग रहे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को, या किसी अणु में परमाणु के बीच लग रहे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को, जिसके द्वारा वो बंधा हुआ है, दिस इज कॉल्ड केमिकल बॉन्डिंग। अब व्हाई बॉन्डिंग इज नेसेसरी, बॉन्डिंग जरूरी क्यों है, बॉन्डिंग जरूरी क्यों है, अब इसे बात करते हैं। आखिर H और Cl के बीच में बॉन्डिंग है। ये कोई कंपाउंड है जिसमें 2 एलिमेंट है, ये कोई मॉलिक्यूल्स है जिसमें 2 एटम्स है। तो H को Cl से बनने की जरूरत क्यों पड़ी, या Cl को H से बनने की जरूरत क्यों पड़ी? टॉपिक है व्हाई बॉन्डिंग इज नेसेसरी। तो बॉन्डिंग जरूरी है, पहला, टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट। हर एक एलिमेंट का एक सपना होता है ऑक्टेट पूरा करना। हम क्लास में एक डायलॉग मारते रहते हैं, हर एक एलिमेंट का एक सपना ऑक्टेट पूरा हो अपना। हर एक एलिमेंट चाहता है कि हमारे वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरी हो जाए। इसके लिए वो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, गेन करेगा, शेयरिंग करेगा, कुछ भी करेगा, बट अपने आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने की कोशिश करेगा। तो इस प्राप्ति के लिए कोई बॉन्डिंग करता है, बट इसमें कुछ एरर है। मैं आपको नीचे कुछ एरर दिखाता हूँ। ऐसे बहुत सारे कंपाउंड हैं जो ऑक्टेट रूल के लिमिटेशंस में चले जाते हैं। जैसे अगर हम बात करें BeCl2, अगर हम बात करें BF3, अगर हम बात करें SF6, अगर हम बात करें IF7, तो ऐसे बहुत सारे कंपाउंड हैं जिसके वैलेंस शेल में अगर हम देखें बॉन्डिंग के बाद, तो इलेक्ट्रॉन हो गई है 14, इलेक्ट्रॉन हो गई है 12, इलेक्ट्रॉन है 6, इलेक्ट्रॉन है 4। तो इसके आउटर मोस्ट शेल में टोटल 4 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन, 12 इलेक्ट्रॉन, 14 इलेक्ट्रॉन ऑक्टेट के लिमिटेशंस में है। मतलब ऐसे बहुत सारे कंपाउंड हैं
जो कि ऑक्टेट रूल नहीं मानते हैं, ऑक्टेट से कम हो जाते हैं या ऑक्टेट से ज़्यादा हो जाते हैं, बट फिर भी स्टेबल होते हैं, तो इसको लिमिटेशंस बोला जा सकता है। कुछ लिमिटेशंस है, तो नीचे एक टॉपिक में आपको दिखा रहा हूँ, लिमिटेशंस ऑफ ऑक्टेट रूल। बट पहला रूल है, अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए कोई बॉन्डिंग करता है। दूसरा, फॉर गेटिंग मोर स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी प्राप्त करने के लिए कोई बॉन्डिंग करता है, अपने आप को स्टेबल बनाने के लिए कोई बॉन्डिंग करता है। बट यहाँ पे एक सवाल है, अगर स्टेबिलिटी के लिए कोई बॉन्डिंग करता है तो वो कंपाउंड फर्दर रिएक्शन क्यों करता है? माने इसमें भी कुछ लिमिटेशंस हमको लग रही है, इसमें भी कुछ लिमिटेशंस लग रही है। पहला, टू अचीव नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, नोबल गैस कन्फिग्रेशन अचीव करने के लिए कोई बॉन्डिंग करता है, जैसे हीलियम, नियोन, आर्गन, केटोन, जेनॉन, रेडॉन। लास्ट ग्रुप आपका 18वां ग्रुप, सबके वैलेंस शेल में देखिए 8 इलेक्ट्रॉन है, केवल हीलियम को छोड़कर, तो सब चाहता है कि हम इसके जैसा बन जाएं। तो इसमें एक लिमिटेशन है, जब नोबल गैस कन्फिग्रेशन अचीव करने के लिए कोई बॉन्डिंग करता है तो नोबल गैस क्यों रिएक्शन करता है? HCF2 तो एक नोबल गैस का कंपाउंड है, HCF4 तो एक नोबल गैस का कंपाउंड है, ये क्यों बॉन्डिंग कर रहा है? नोबल गैस क्यों कर रहा है? जब सब नोबल गैस प्राप्त करने के लिए बॉन्डिंग करता है तो ये क्यों करता है? तो इसके पीछे भी कहानी है कि सारे नोबल गैस रिएक्शन नहीं करते हैं, सिर्फ जेनॉन, वो भी कुछ स्पेशल केस में रिएक्शन करता है, वो भी हम लोग कभी पढ़ेंगे। लेकिन सबसे सही रीजन है टू मिनिमाइज देयर एनर्जी। बोलने के लिए बॉन्डिंग क्यों जरूरी है आप ये भी बोल सकते हैं, ऑक्टेट पूरा करने के लिए, स्टेबिलिटी प्राप्त करने के लिए, या नोबल गैस कन्फिग्रेशन अचीव करने के लिए। बट सबसे ज़्यादा सही है टू मिनिमाइज देयर एनर्जी, अपना एनर्जी मिनिमाइज करने के लिए। अगर ऊपर का बात हम बोलते हैं तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ लिमिटेशंस आती है, कुछ रीजन आ जाते हैं जिसमें वो थोड़ा सा ब्रेक हो जाती है, बट इसमें कहीं कोई बुराई नहीं है टू मिनिमाइज देयर एनर्जी। अब इसके लिए कुछ ग्राफ से आपको हम दिखाते हैं, ग्राफ को थोड़ा फोकस करेंगे। जैसे कोई 2 एटम है, ए और बी, 2 एटम है, ए का न्यूक्लियस पॉजिटिव चार्ज, बी का न्यूक्लियस पॉजिटिव चार्ज, ए का इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज, बी का इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज। अब ए का न्यूक्लियस बी के इलेक्ट्रॉन को खींचेगा क्योंकि न्यूक्लियस पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, तो ए का न्यूक्लियस अब बी का इलेक्ट्रॉन में अट्रैक्शन होगा, या ए का इलेक्ट्रॉन और बी के न्यूक्लियस में अट्रैक्शन होगा, तो इस अट्रैक्शन से दोनों करीब तो आते हैं। अब न्यूक्लियस मेरा इलेक्ट्रॉन बी को या इलेक्ट्रॉन मेरा न्यूक्लियस ए को, दोनों अपोजिट चार्ज वाले हुए, तो इससे दोनों करीब तो आते हैं, लेकिन जैसे ज़्यादा करीब आ जाएंगे तो फिर दोनों का इलेक्ट्रॉन रिपेल करने लगेगा, दोनों का न्यूक्लियस रिपेल करने लगेगा, इससे फिर वो रुक जाते हैं। तो यहाँ से हम एक ग्राफ आपको दिखाते हैं। जैसे ये ग्राफ आप देखेंगे, इस लाइन पे मैंने लिया पोटेंशियल एनर्जी और इस लाइन पे लिया मैंने डिस्टेंस, जिसको आर का बात करते हैं, आर डिस्टेंस, आर हो गई हमारी डिस्टेंस। तो जब डिस्टेंस इन्फिनिटी है, आर इन्फिनिटी, जब डिस्टेंस इन्फिनिटी है तो गौर कीजिए पोटेंशियल एनर्जी लगभग 0 में टच किया हुआ है। ये बीच का लाइन पोटेंशियल एनर्जी, ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव। तो जब डिस्टेंस इन्फिनिटी है, हम लोग के लिए इन्फिनिटी तो चांद तारा होती है, हम लोगों के लिए इन्फिनिटी तो चांद तारा हो सकता है, लेकिन एक एटम के लिए इन्फिनिटी 1 सेंटीमीटर 1.5 सेंटीमीटर इनफ है। तो जब डिस्टेंस हो इन्फिनिटी तो पोटेंशियल एनर्जी 0। लेकिन अगर हम डिस्टेंस को धीरे धीरे कम करें, अगर दोनों एटम को करीब लाते हैं, तो देखिए कि पोटेंशियल एनर्जी धीरे धीरे घट रही है, पोटेंशियल एनर्जी धीरे धीरे घट रही है, आर कम भी हो रही है, पोटेंशियल एनर्जी घट रही है। बट एक डिफिनिट आर पे एनर्जी हो गई मिनिमम, देखिए नीचे लिखा है मिनिमम, एक डिफिनिट आर पे एनर्जी हो गई मिनिमम, पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम। यहाँ पर दोनों एटम आपस में बहुत खुश हो गया क्योंकि एनर्जी हो गई मिनिमम। लेकिन इसके बाद अगर आर हम घटाते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी देखिए बढ़नी चालू हो गई। तो जिस जगह पे एनर्जी मिनिमम हो गई वहाँ पर दोनों एटम बॉन्ड बना लिया और इट इज कॉल्ड बॉन्ड लेंथ, इट इज कॉल्ड बॉन्ड लेंथ। क्योंकि अगर इससे कम दूरी करते हैं तो दोनों का न्यूक्लियस रिपेल करेगा, दोनों का इलेक्ट्रॉन रिपेल करेगा और बॉन्ड इसकी ब्रेक होने लगेगी। तो दिस इज बॉन्ड लेंथ। इसके बाद अगर पोटेंशियल एनर्जी अगर और अंदर लाते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगा, रिपल्सन के कारण स्टेबिलिटी घट जाएगी। तो यहाँ पर बॉन्ड हमारा स्टेबल हो गया क्योंकि यहाँ पर एनर्जी हो गई हमारी मिनिमम, और जहाँ पर एनर्जी मिनिमम है वहाँ पर दोनों न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं बॉन्ड लेंथ। तो आर इज द डिस्टेंस बिटवीन 2 एटम, आर जो आप देख रहे थे इट इज डिस्टेंस बिटवीन 2 एटम, और बॉन्ड सेट करके हमारा आर पे। अब आगे बढ़ने से पहले एक टॉपिक आप देख लीजिए क्योंकि आगे जरूरत पड़ने वाला है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इट इज द टेंडेंसी ऑफ एटम, ये किसी एटम की टेंडेंसी होती है टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन कोवेलेंट बॉन्ड। किसी कोवेलेंट बॉन्ड में शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपने और खींचने की एबिलिटी को इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। जैसे मान लीजिए H और Cl के बीच में कोई बॉन्ड है, H और Cl के बीच में कोई बॉन्ड है, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है। अब ये दोनों में क्लोरीन एक मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, इसकी टेंडेंसी होती है अपने तरफ इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, खुद पे नेगेटिव और इस पे पॉजिटिव कर देगा। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज द टेंडेंसी ऑफ एटम टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए कोवेलेंट बॉन्ड, ये कोवेलेंट बॉन्ड में ही देखी जाती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी।
चलिए अब यहाँ पे लिमिटेशंस ऑफ ऑक्टेट के कुछ कंपाउंड आपको दिखा रहे थे, जैसे BeCl2, बेरिलियम के वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दोनों तरफ क्लोरीन से सेट किया तो बेरिलियम के पास टोटल हुआ कितना 4, खुद 2 का और 2 के साथ शेयरिंग किया तो इसके पास टोटल हुआ 4। BF3 में हुआ 6, PCl5 को खोल के देखे तो होता है 10, उसी तरह से SF6 में 12, IF7 में 14, XeF2 में 10, XeF4 में 12, XeF6 में 14, H2SO4 में 12। तो बहुत सारे कंपाउंड मैंने यहाँ पे दिखाया है जो कि ऑक्टेट रूल के लिमिटेशंस में है, बट फिर भी आप ऑक्टेट रूल को गलत नहीं मानेंगे। कुछ लिमिटेशंस में भले हम बोल सकते हैं कि कंपाउंड हमारा ऑक्टेट के बिना स्टेबल हो गई है, बट ऑक्टेट पूरा करना मेन रीजन होता है। तो चलिए हम लोग ऊपर उठते हैं। तो ये तो बात हमारा हो गया बॉन्डिंग क्या है, अब बॉन्डिंग क्यों जरूरी है। बॉन्डिंग ऑक्टेट पूरा करने के लिए कोई करता है, स्टेबिलिटी प्राप्त करने के लिए कोई करता है, नोबल गैस कॉन्फिगरेशन अचीव करने के लिए कोई करता है, बट सबसे ज़्यादा सही है एनर्जी मिनिमाइज करने के लिए करता है। अब बॉन्डिंग कितने प्रकार की होती है, टाइप ऑफ बॉन्डिंग, तो अगर हम गिनती गिना दें तो बॉन्डिंग हमारे पास टोटल 22 टाइप की होती है, लेकिन आपको एक एक करके दिखाएंगे कि 22 टाइप किस बेसिस पे है। सबसे पहले टाइप ऑफ बॉन्डिंग, बॉन्डिंग 2 प्रकार की होती है, इंटर एटॉमिक बॉन्डिंग और इंटर मॉलिकुलर बॉन्डिंग। इंटर एटॉमिक बॉन्डिंग बिटवीन 2 एटम्स, इंटर एटॉमिक बॉन्डिंग जो होता है बिटवीन 2 एटम्स होती है। इंटर एटॉमिक बॉन्डिंग बिटवीन 2 एटम्स या बिटवीन 2 एलिमेंट होती है, यह स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, इसकी एनर्जी लगभग 200 से 400 किलो जूल पर मोल होती है, मतलब स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होती है। जबकि इंटरमॉलिकुलर बॉन्डिंग वीक बॉन्ड होता है, 2 से 40 किलो जूल पर मोल में ब्रेक हो जाती है और ये बिटवीन 2 मॉलिक्यूल्स होता है। 2 एलिमेंट के बीच, 2 एटम के बीच अगर कोई बॉन्डिंग होगा तो इंटर एटॉमिक, और 2 कंपाउंड के बीच, 2 मॉलिक्यूल्स के बीच में कोई बॉन्डिंग होगा तो इंटरमॉलिकुलर बॉन्डिंग। इंटर एटॉमिक बॉन्डिंग हमारे पास 4 है, आयनिक, कोवलेंट, कोऑर्डिनेट, मेटालिक। चारों के बारे में थोड़ा थोड़ा हम बात करेंगे। आयनिक बॉन्ड जिसको इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी कहते हैं, दूसरा कोवलेंट बॉन्ड, तीसरा कोऑर्डिनेट बॉन्ड, चौथा मेटालिक बॉन्ड। अब अगर हम लोग कोवलेंट बॉन्ड में जाकर देखें तो ये 3 टाइप की है, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, डबल कोवलेंट बॉन्ड, ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। एक अलग बेसिस पे ऑर्बिटल के ओवरलैपिंग पे ये 2 टाइप की और होती है, सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड। अब एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे ये 2 टाइप की और होती है, पोलर कोवलेंट बॉन्ड और नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड। तो कोवलेंट बॉन्ड में ये आपका 7 टाइप खुल जा रही है। कोवलेंट में सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड भी है, सिग्मा पाई बॉन्ड भी है, पोलर और नॉन पोलर भी है, सबका डिस्कशन हम करेंगे। फिर है कोऑर्डिनेट बॉन्ड और मेटालिक बॉन्ड। जबकि अगर हम लोग इंटरमॉलिकुलर बॉन्डिंग में चलते हैं, जो बिटवीन 2 मॉलिक्यूल्स है, जो वीक बॉन्ड होती है, ये 2 प्रकार की होती है। एक वैन डर वाल जिसको हम लोग लंडन फोर्स या डिस्पर्सन फोर्स भी कहते हैं, और एक आपका हाइड्रोजन बॉन्ड। और हाइड्रोजन बॉन्ड 2 टाइप की होती है, इंटरमॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड और इंट्रा, इंटर और एक इंट्रा। और वैन डर वाल फोर्स 5 टाइप की है, आयन डायपोल इंटरेक्शन, डायपोल डायपोल इंटरेक्शन, आयन डायपोल इंटरेक्शन, डायपोल इंड्यूस डायपोल इंटरेक्शन और इंस्टेंटेनियस डायपोल इंड्यूस डायपोल इंटरेक्शन। हमें पता है इसका नाम आपको बुरा लगा, बट एक बार धीरे से सुन लीजिए। आयन डायपोल इंटरेक्शन, डायपोल डायपोल इंटरेक्शन, आयन इंड्यूस डायपोल इंटरेक्शन, डायपोल इंड्यूस डायपोल इंटरेक्शन और इंस्टेंटेनियस डायपोल इंड्यूस डायपोल इंटरेक्शन। तो यहाँ पर आपने 22 टाइप का बॉन्डिंग के बारे में सुना है। लगभग हम सबका डिस्कशन छोटा शॉर्ट तरीके से करते हैं। पहला आयनिक बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड क्या होता है, जब सबसे बेसिक बॉन्ड है, आप 9-10 से सुन के आ रहे हैं। जो बॉन्ड इलेक्ट्रॉन के लूजिंग गेनिंग से बनता है, मैंने इलेक्ट्रॉन लूज किया, सामने वाले ने गेन किया, सामने वाले ने लूज किया, हमने गेन किया, और हम लोग दोनों अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए काम कर रहे थे। हम लूज करके ऑक्टेट पूरा कर रहे हैं, वो गेन करके ऑक्टेट पूरा कर रहा है। तो द बॉन्ड विच इज फॉर्म्ड बाय लूजिंग और गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, द बॉन्ड विच इज फॉर्म्ड बाय लूजिंग और गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, या तो मेटल और नॉन मेटल के बीच में जो बॉन्डिंग होती है, या तो केटायन और एनायन के बीच में जो बॉन्डिंग होती है, दिस इज कॉल्ड आयनिक बॉन्डिंग। आयनिक बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन के लूज गेन से होती है, मेटल नॉन मेटल के बीच में होती है, केटायन और एनायन के बीच में होती है, 2 अपोजिट आयंस के बीच में होती है। एग्जाम्पल में NaCl, KCl, MgO, ZnS, etc। ध्यान दीजिएगा, आयनिक बॉन्ड में कोई बॉन्ड नहीं होता है, नो बॉन्ड, नो स्ट्रक्चर, नो ज्योमेट्री, यहाँ तो केवल ओनली फोर्स, वो भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। और इस फोर्स से कंपाउंड काफ़ी हार्ड होते हैं, रिजिड होते हैं, डेंस होते हैं, स्टेबल होते हैं, एमपीपी काफ़ी ज़्यादा हो जाती है इसकी। ये तो हो गया हमारा आयनिक बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड क्या है, कोवलेंट बॉन्ड में बॉन्डिंग होता है, बट यहाँ लूज गेन नहीं होता है। एक्चुअली यहाँ दोनों इलेक्ट्रॉन के बीच में शेयरिंग होती है, शेयरिंग होता है। द बॉन्ड विच इज फॉर्म्ड बाय म्यूचुअल शेयरिंग, बराबर इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है। द बॉन्ड विच इज फॉर्म्ड बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, बराबर इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग के फलस्वरूप जो बॉन्ड बनता है, दिस इज कोवलेंट बॉन्डिंग। बट शेयरिंग तो होती है, अगर एक एक की शेयरिंग हो जाए तो सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, अगर 2-2 की शेयरिंग हो जाए तो डबल कोवलेंट बॉन्ड, और 3-3 की शेयरिंग हो जाए तो ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। अब बात है कि शेयरिंग तो होना है, बट एक एक की, कि 2-2 की, कि 3-3 की। अगर 3-3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा तो ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड, और 2-2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा तो डबल कोवलेंट बॉन्ड, अगर एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा तो सिंगल कोवलेंट बॉन्ड।
आगे एक देखते हैं हम लोग पोलर और नॉन पोलर। अब जैसे मान लीजिए दो एलिमेंट के बीच में शेयरिंग हो रही है, लेकिन दोनों सेम हुआ, दोनों HH, दोनों OO, दोनों HH है, दोनों ClCl है, दोनों OO है, दोनों NN है, तो कोई भी एलिमेंट ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव दोनों में नहीं है, क्योंकि दोनों तो सेम है, तो कहीं कोई खींचेगा नहीं, किसी पे नेगेटिव पॉजिटिव डेवलप होगा नहीं। तो जब नेगेटिव पॉजिटिव डेवलप नहीं होगा तो होगा नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। जबकि अगर HF के बीच में बॉन्ड हो जाए, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, या HCl हो या HBr हो, तब फ्लोरीन अपनी तरफ खींचेगा, क्लोरीन अपनी तरफ खींचेगा, ब्रोमीन अपनी तरफ खींचेगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव अपनी तरफ खींचता है, और खींच के खुद पे नेगेटिव और सामने वाले पे पॉजिटिव कर देगा, तो हो जाएगा पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। तो नॉन पोलर में दोनों एलिमेंट सेम रहेगा, पोलर में दोनों अलग होगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसी की कम ज्यादा होगी, जो जिसकी ज्यादा होगी वो खींचेगा और खींच के अपने ऊपर नेगेटिव करेगा। एक सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड होता है, कोवैलेंट बॉन्ड जब बनती है तो ऑर्बिटल में ओवरलैपिंग होती है, तो अगर दो ऑर्बिटल ओवरलैप इंड टू इंड किया तो सिग्मा, और साइड बाय साइड ओवरलैप किया तो पाई। तो देखिए SS का इंड टू इंड ओवरलैप सिग्मा बॉन्ड है, S और PX का इंड टू इंड ओवरलैप है, यहाँ सिग्मा बॉन्ड बनी, PX और PX का इंड टू इंड ओवरलैप है, यहाँ भी सिग्मा बॉन्ड बनी। जबकि यहाँ पर दो ऑर्बिटल ओवरलैप देखिए साइड बाय साइड कर रहा है, ऐसे साइड बाय साइड करेगा, साइड करेगा तो यहाँ पे बन रही है पाई बॉन्ड। तो ऑर्बिटल के ओवरलैपिंग के आधार पर दो टाइप की होती है, इन टू इन ओवरलैप सिग्मा, साइड बाय साइड ओवरलैप पाई। अगर दोनों सेम एलिमेंट में कोवैलेंट बॉन्ड है तो नॉन पोलर, अगर अलग एलिमेंट है तो पोलर। और सिंगल का शेयरिंग, डबल का शेयरिंग, ट्रिपल का शेयरिंग हो गया आपका कोवैलेंट बॉन्ड, सिंगल डबल ट्रिपल। आगे देखते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड को डेटिव बॉन्ड भी कहते हैं, डेटिव बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। इसमें क्या होता है, ये एक स्पेशल टाइप का कोवैलेंट बॉन्ड है, द स्पेशल टाइप ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड विच इज फॉर्म्ड बाय डोनेटिंग ए लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसमें एक एलिमेंट दूसरे को लोन पेयर डोनेट कर देता है, मतलब पूरा एक लोन पेयर डोनेट कर देगा, दिस इज कॉल्ड लोन पेयर डोनेट करेगा। अब लोन पेयर क्या होता है, एक एग्जांपल से आपको हम दिखाते हैं। जैसे अमोनिया में NH3 में N सेंटर एटम में HHH, नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में कितना इलेक्ट्रॉन, 5, तो 1 2 3 तो शेयरिंग किया, जबकि एक देखिए पेयर बचा हुआ है, तो जो पेयर बच जाए दिस इज लोन पेयर। ये तीनों को तो कहेंगे बॉन्ड पेयर, शेयर्ड पेयर, बट वो जो सिर्फ गिनती में भाग ले रहा है, दो को जो दिख रहा है डॉट डॉट, इट इज लोन पेयर। वाटर में देखते हैं H2O, तो ये दोनों तो बॉन्ड पेयर है, ये दोनों देखिए लोन पेयर है, दिस एंड दिस इज लोन पेयर। तो यही लोन पेयर डोनेट करके जो बॉन्ड बनता है दिस इज कोऑर्डिनेट बॉन्ड। एक एग्जांपल देखते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड में कार्बन के बैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन के बैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन, अब दो का शेयरिंग अगर दोनों कर लिया तो ऑक्सीजन का तो 8 हो गया, लेकिन कार्बन का 6 ही हुआ है। अभी अपने एक लोन पेयर इसको डोनेट कर दिया, तो ये बॉन्ड डिनोटेड बाय एरो लाइन, एरो से डिनोट होती है, और जो देता है दिस इज डोनर, जो लेता है एक्सेप्टर। बट एक बात है, दे वही सकता है जिसका खुद का ऑक्टेट पूरा हो जाए। अगर मेरा ऑक्टेट पूरा हो जाता है तो मैं आपको एक लोन पेयर डोनेट कर सकता हूं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप मेरा लोन पेयर लेके चले जाइएगा, हम शेयर कर रहे हैं आपके साथ, आपको मेरे साथ रहना होगा। अगला बॉन्ड आ रहा है मेटालिक बॉन्ड। बहुत कम व्यक्ति इसको सुनते हैं। जैसे लोहा इतना हार्ड क्यों होता है, प्लेटिनम इतना हार्ड क्यों होता है, गोल्ड हार्ड क्यों होता है, तो कोई भी मेटल में खुद अपना एक बॉन्ड होता है जो कि उसके इलेक्ट्रॉन उसके पॉजिटिव चार्ज के बीच में होती है, दिस इज मेटालिक बॉन्ड। अभी हम लोग सुने हैं कि मेटल में इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा उसमें होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होता है। अगर वही इलेक्ट्रॉन निकले कहीं से तो इलेक्ट्रॉन निकला और खुद डेवलप करेगा पॉजिटिव आयन। अगर किसी मेटल सीट से इलेक्ट्रॉन निकलता है तो यहाँ पर डेवलप करेगा पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉन के बीच में जो बॉन्ड बनती है दिस इज मेटालिक बॉन्ड, और ये किसी मेटल के सीट में ही होता है, और इसके कारण कोई भी मेटल ज़्यादा हार्ड होती है। डी ब्लॉक के एलिमेंट, आपके पीरियोडिक टेबल का जो डी ब्लॉक है, डी ब्लॉक एलिमेंट काफ़ी हार्ड होते हैं। इसका मेन रीजन है ड्यू टू मेटालिक बॉन्ड। तो मेटालिक बॉन्ड क्या है, इलेक्ट्रॉन मेनली मेड ऑफ सिमिलर एटम, यानी ये बॉन्ड मेड ऑफ सिमिलर एटम्स, हाई इन वैलेंस इलेक्ट्रॉन। इट इज अ बॉन्ड होल्डिंग ऑल एटम्स मेटल टुगेदर इन मेटल सरफेस, माने मेटल सरफेस में सारे इलेक्ट्रॉन को होल्ड करके रखने का काम इसका होता है मेटालिक बॉन्ड का। और इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिटिव मेटल आयन। तो मेड ऑफ सिमिलर एटम, मेटालिक बॉन्ड उसी मेटल में देखा जाता है जो सिमिलर एटम से मिलकर बना होता है, जिसमें सारे मेटल हमारे होते हैं। हाई इन वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इट इज अ बॉन्ड होल्डिंग ऑल एटम्स टुगेदर इन मेटल सरफेस, और इसमें एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड मेटल आयन। इसको अगर आप नहीं समझ रहे तो फिर से समझिए। अगर कोई मेटल का सीट है या न्यूक्लियस पॉजिटिव है, इलेक्ट्रॉन हमारा नेगेटिव है, जो मोर नंबर में इलेक्ट्रॉन होता है मेटल में, अगर यही इलेक्ट्रॉन को अगर हम बाहर निकाल देते हैं, यहाँ पर क्या बचेगा, पॉजिटिव। तो ये पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉन के बीच में, अरे कोई मेटल का सीट है, देखिए इसमें इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गई है सब, तो इलेक्ट्रॉन के बाहर निकलने पर सीट पे डेवलप होगा पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन के बाहर निकलने पे सीट में डेवलप होगा पॉजिटिव। अब वो पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉन के बीच में जो फोर्स होता है दिस इज मेटालिक बॉन्ड, और चूंकि फोर्स यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगी।
नेक्स्ट मिलते हैं हम लोग हाइड्रोजन बॉन्ड से। ये तो आप इंटर एटॉमिक बॉन्ड का डिस्कशन किए। अब इंटर मॉलिक्यूलर में हम लोग आते हैं। तो हाइड्रोजन बॉन्ड क्या है? हाइड्रोजन बॉन्ड एक ऐसा बॉन्ड है जो कि हाइड्रोजन और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, द बॉन्ड विच इज फाउंड बिटवीन हाइड्रोजन एंड मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन के बीच में बनता है। तो द बॉन्ड विच इज फाउंड बिटवीन हाइड्रोजन एंड मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, दिस बॉन्ड इज कॉल्ड हाइड्रोजन बॉन्ड। इट इज डिनोटेड बाय डॉट डॉट लाइन। और हाइड्रोजन बॉन्ड इज वीक बॉन्ड, एक वीक बॉन्ड होता है। अगर किसी कंपाउंड में हाइड्रोजन बॉन्ड है तो वो पानी में सोल्यूबल होगा और उसकी एमपीवीपी ज़्यादा होगी। हाइड्रोजन बॉन्ड इंक्रीज द सोलबिलिटी ऑफ कंपाउंड इन वाटर एंड देयर एमपीवीपी। किसी भी कंपाउंड में हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण दो प्रॉपर्टी डेवलप हो जाती है। अगर वो वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है तो वो पानी में सोल्यूबल होगा और उसकी एमपीवीपी भी ज़्यादा होगी। और हाइड्रोजन बॉन्ड दो तरीके की होती है, एक इंटर मॉलिक्यूलर और एक इंट्रा मॉलिक्यूलर। इंटर और इंट्रा, इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड और इंट्रा। अगर हाइड्रोजन बॉन्ड दो अलग अलग मॉलिक्यूल्स में डेवलप करे, जैसे मेरा H आपके O के साथ, मेरा H किसी के N के साथ, या मेरा H किसी के F के साथ, दो अलग मॉलिक्यूल्स में हाइड्रोजन बॉन्ड डेवलप हो तो इंटर मॉलिक्यूलर। अब मेरा ही H मेरे O के साथ, मतलब एक बड़ा कंपाउंड हम हो और मेरा ही H मेरा O, मेरा ही H मेरे F के साथ एक ही कंपाउंड में अगर देखी जाती है तो इंट्रा मॉलिक्यूलर। तो इंट्रामोलिकुलर दिस हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म्ड इन सेम मॉलिक्यूल्स, और इंटरमोलिकुलर दिस हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म्ड इन डिफरेंट मॉलिक्यूल्स। जैसे HF ये एक अलग मॉलिक्यूल्स है, EHF एक अलग मॉलिक्यूल्स है। तो दो अलग मॉलिक्यूल्स में अगर बॉन्ड डेवलप कर रहा है तो हाइड्रोजन बॉन्ड, और एक ही मॉलिक्यूल्स में अगर आ जाए तो इट इज इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। तो दिस इज इंट्रा और इंटर, खाली ध्यान देना, अलग मॉलिक्यूल्स में डेवलप होगा तो इंटर, और एक ही मॉलिक्यूल्स में अगर आ जाएगा तो इंट्रा। और हाइड्रोजन बॉन्ड जब भी बनेगा तो हाइड्रोजन और फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, तीन के अलावा चौथा नहीं आ सकता है। हाइड्रोजन बॉन्ड में हाइड्रोजन के साथ सिर्फ फ्लोरीन, सिर्फ ऑक्सीजन, सिर्फ नाइट्रोजन, चौथा कोई नहीं, क्लोरीन भी नहीं। क्लोरीन को हटाया गया है ड्यू टू देयर लार्ज साइज। अब एक लास्ट में हम लोग आते हैं वैंडरवाल फोर्स। वैंडरवाल, लंडन फोर्स, डिस्पर्सन फोर्स, जो कि वीकेस्ट फोर्स है, बट इसमें जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे उसकी वीकनेस और बढ़ेगी। पहला है मेरा आयन डायपोल इंटरेक्शन। आयन डायपोल एक्चुअली ये आयन और पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच में होता है, आयन और पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच में होता है। जैसे NaCl को हमने तोड़ा तो Na+Cl-, ये केटायन है, ये एनायन है, बट है तो दोनों आयन। तो कोई भी एक आयन और कोई पोलर मॉलिक्यूल, जैसे HCl। अब HCl एक पोलर मॉलिक्यूल है तो क्लोरीन अपने तरफ इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, क्लोरीन अपने तरफ इलेक्ट्रॉन को खींचेगा और खुद पे डेवलप करेगा नेगेटिव। अब इसको हम बैठ के आपको दिखाते हैं। क्लोरीन अपने तरफ खींचा और खुद पे डेवलप किया नेगेटिव, और H पे पॉजिटिव हो गई। अब ये पॉजिटिव जो पोलर मॉलिक्यूल्स का, इसके बीच में जो फोर्स हो गया, दिस इज आयन डायपोल, क्योंकि ये एक आयन है और एक पोलर मॉलिक्यूल्स है। तो आयन और पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स होता है आयन डायपोल इंटरेक्शन। दूसरा डायपोल डायपोल इंटरेक्शन। डायपोल डायपोल है तो दोनों मॉलिक्यूल्स पोलर होगा। जैसे HCl भी पोलर है, HCl भी पोलर है, तो ये खींचा खुद पे नेगेटिव और सामने वाले पे पॉजिटिव, ये भी खींचा खुद पे नेगेटिव और सामने वाले पे पॉजिटिव। अब दोनों के बीच में जो अट्रैक्शन डेवलप हो गई, इट इज डायपोल डायपोल इंटरेक्शन, जो दो पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच में हो गया। एक आयन इंड्यूस डायपोल, आयन और इंड्यूस डायपोल पता है एक नन पोलर मॉलिक्यूल्स में होगा। तो आयन और नन पोलर मॉलिक्यूल्स, आप कोई आयन लिया, केटायन चाहे एनायन, अब कोई नन पोलर है जैसे H, अब ये नेगेटिव क्या करेगा, सामने वाले में धीरे धीरे पॉजिटिव डेवलप कर देगा, इंड्यूस करेगा, डेवलप कर देगा। जबकि ये नन पोलर था, HS था, तो ये आयन सामने वाले में पॉजिटिव क्रिएट कर दिया धीरे धीरे, ये दोनों के बीच में एक फोर्स डेवलप हो गई, ये हो गया आयन और इंड्यूस डायपोल। पर ध्यान दीजिए, इससे वीक ये, इससे वीक ये। नेक्स्ट आ रही है डायपोल इंड्यूस डायपोल। डायपोल इंड्यूस डायपोल, डायपोल है तो एक पोलर होगा, इंड्यूस डायपोल है तो एक नन पोलर होगा। एक पोलर नन पोलर के बीच में, जैसे ये पोलर है और ये नन पोलर है, तो पोलर तो अपने कारण ये पोलराइज हो गया, इस पे नेगेटिव और इस पे पॉजिटिव, तो ये नेगेटिव बन के इसमें धीरे धीरे पॉजिटिव गुण डेवलप कर दिया। अब ये नेगेटिव होके सामने वाले पे पॉजिटिव कर दिया। अब ये दोनों के बीच में जो फोर्स हो गई या वीक फोर्स है, ये हो गया डायपोल इंड्यूस डायपोल। डायपोल में पोलर और इंड्यूस डायपोल में नन पोलर। एक लास्ट है सबसे वीक, वैंडरवाल में भी सबसे वीक, इंस्टेंटेनियस डायपोल और इंड्यूस डायपोल। ये दो नन पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच में होता है, दोनों नन पोलर, H2 और H2। तो दोनों जब नन पोलर होगा तो ज़्यादा चार्ज डेवलप नहीं कर पाएगा। ये जैसे इलेक्ट्रॉन अगर कहीं घूमता है तो घूमते घूमते मान लेते हैं एक समय अगर इलेक्ट्रॉन इधर अधिक हो गई तो इधर नेगेटिव, इधर पॉजिटिव हो गई। अभी पॉजिटिव हो गया तो सामने वाला पे नेगेटिव कर देगा और एक फोर्स डेवलप कर लेगा, ये हो जाएगा इंस्टेंटेनियस डायपोल और इंड्यूस डायपोल इंटरेक्शन। तो थोड़ा सा नज़र हम लोग ऊपर उठाते हैं। हम तो कहते हैं इस बोर्ड का स्क्रीनशॉट लेके अब 2200 बॉन्डिंग के बारे में छोटा छोटा जानकारी आप ले सकते हैं, जबकि जब हम क्लास लेते हैं तो हर एक बॉन्डिंग के बारे में बात करते हैं। बट मेरा यहाँ मन किया एक
क्विक रिवीजन टोटल बॉन्डिंग के ऊपर। बॉन्डिंग क्या है, क्यों जरूरी है, कितने टाइप की बॉन्डिंग होती है, इसका क्विक रिवीजन तो आपको हम दे रहे थे। बट जो वैन डर वाल का 5 गो फोर्स था, 5 एक बार थोड़ा फिर से सुन लीजिए, क्योंकि ये वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर मेरा पूरा वीडियो आप देखें तो इसका फायदा तो आपको मिलना चाहिए। पहला आयन डायपोल, जो कि एक आयन और पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच में है। एक है डायपोल डायपोल, जो 2 पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच में है। फिर है आयन इंड्यूस्ड डायपोल, जो कि एक आयन और नन पोलर के बीच में है। फिर है डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल, जो कि एक पोलर और नन पोलर के बीच में है। और एक है इंस्टेंटेनियस डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल, जो कि 2 नन पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच में है। हाइड्रोजन बॉन्ड आप देखे हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड में H के साथ सिर्फ फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन होगा, चौथा कोई नहीं हो सकता। ये 2 टाइप की होती है, एक ही मॉलिक्यूल्स में हो जाए तो इंट्रा, अलग अलग मॉलिक्यूल्स में हो जाए तो इंटर। ये तो था आपका टोटल इंटरमॉलिक्यूलर। जबकि इंटर एटॉमिक में मेटालिक बॉन्ड पे थोड़ा फोकस कीजिएगा कि कोई भी लोहा हार्ड है तो ड्यू टू मेटालिक बॉन्ड के कारण खुद का इलेक्ट्रॉन और खुद के पॉजिटिव के बीच में अट्रैक्शन हो जाती है। और मेटल के हार्ड होने के पीछे ये रीजन है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या है, जिसमें लोन पेयर के साथ डोनेशन से बॉन्ड होती है। और कोवेलेंट बॉन्ड तो आपको मालूम है म्यूचुअल शेयरिंग होता है। आयनिक बॉन्ड में तो इलेक्ट्रॉन की हेरफेर होती है। ये हो गया बाइसो बॉन्डिंग। बॉन्डिंग क्यों जरूरी है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का स्टेटमेंट एक बार लास्ट में फिर से बोलते हैं। इट इज द टेंडेंसी ऑफ एटम टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए कोवेलेंट बॉन्ड। किसी कोवेलेंट बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ खींचने की एबिलिटी कहलाती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। HCl में क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। बॉन्डिंग क्यों जरूरी है, मेन रीजन अपना एनर्जी मिनिमाइज करने के लिए। बाकी ऑक्टेट पूरा करना भी ठीक है, स्टेबिलिटी भी ठीक है, नोबल गैस कन्फिगरेशन भी ठीक है, बट इसमें थोड़ा सा लिमिटेशंस है। एनर्जी मिनिमाइज करना मिनिमम है। बॉन्डिंग क्या है, किसी भी कंपाउंड में एलिमेंट के बीच जो फोर्स है, किसी भी मॉलिक्यूल्स में एटम्स के बीच जो फोर्स है, किसी अणु में परमाणु के बीच जो फोर्स है, इट इज कॉल्ड केमिकल बॉन्डिंग। तो एक छोटा टाइम में 20-25 मिनट में हम जितना आपको दे सकते थे उतना मैंने दिया। इसको रिवीजन करके आप हर एक बॉन्डिंग के बारे में कुछ ना कुछ तो बोल ही सकते हैं, बट मेरा मेन मतलब था एक नोट्स आपके पास सारे बॉन्डिंग के बारे में हो जाए। तो ये था हमारा बॉन्डिंग नंबर 1। एक स्क्रीनशॉट लीजिए और इसका नोट्स बनाइए, बार बार रिपीट करके आप इसको फ्रेश कर सकते हैं। थैंक यू।